नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। फेडरल रिजर्व ने लगातार तीसरी बार ब्याज 3.25% बढ़ाकर 3.25% किया। अमेरिकी सेंट्रल बैंक की कमेटी भी सख्त, कहा महंगाई से निपटने के लिए आगे भी बढ़ाएगी ब्याज। फेडरल रिजर्व की सख्ती से ग्लोबल बाजारों का बिगड़ा मूड। एशियाई बाजारों में गहरी लाली। एसजीएक्स निफ्टी 130 पॉइंट फिसला। डाउ फ्यूचर्स भी नीचे। कल 500 पॉइंट से ज्यादा टूटा डाउ जोन्स। नैस्डैक भी करीब 2% गिरा। फेड के फैसले से क्रूड पर भी दबाव, भाव $90 के नीचे आए। सोना और चांदी भी नरम। क्रिप्टो बाजार में हाहाकार, 8% टूटी इथेरियम। बिटकॉइन के भाव भी $18,000 के करीब। विप्रो ने मूनलाइटिंग के चलते 300 कर्मचारियों को किया बाहर। कंपनी के चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी ने कहा, चुपके चुपके कॉम्पिटिटर्स के लिए काम कर रहे थे कर्मचारी। पहले भी मूनलाइटिंग कोई चीटिंग बता चुके हैं विप्रो चेयरमैन। और एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने स्पाइस जेट को दिया झटका। 50% फ्लाइट्स अब 29 अक्टूबर तक रहेंगी सस्पेंड। चलिए भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा है। वो थर्सडे सबसे इंपॉर्टेंट। कल रात आप में से ज्यादातर लोग जगे होंगे। हो सकता है कई लोग सुबह उठ के शो देख भी नहीं होंगे क्योंकि लेट सोए होंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। फेड की मीट, उसका आउटकम हमारे सामने। और जैसे हेडलाइन में मेंशन था, ये 75 बेसिस पॉइंट्स दरों में बढ़ोतरी। थर्ड स्ट्रेट टाइम हो गया कि 75 का हाइक। 5वीं स्ट्रेट हाइक है यूएस फेड की तरफ से। हर बैठक में 25-50, उसके बाद 3 बार 75। इस तरह से दरों में लगातार बढ़ोतरी। पर ये तो बाजार को पता था। 75 की चर्चा तो इसी प्लेटफॉर्म पे कई बार हो रही थी, तो आई एम श्योर यूएस में भी हो रही होगी। तो फिर इस तरह की पिटाई एकदम से क्यों? हुआ क्या? यूएस का सेशन आपकी स्क्रीन पे बहुत शांत कामकाज हो रहा था 11:30 बजे हमारे समय अनुसार, जब वो फेड का आउटकम आया। उसके बाद नीजक रिएक्शन आया, उसके बाद वापस अपटिक्स। उसके बाद जब वो फेड चेयरमैन पॉवेल साहब से वार्तालाप, Q&A सेशन शुरू हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो वो स्लाइड शुरू हुआ। तो गिरते गिरते फिर 2.25% डाउ जोन्स कमजोर। 500 सवा 500 अंकों की कमजोरी थी। कहां दिन के हाईस पे वो मार्केट 300 पॉइंट ऊपर था। और अक्रॉस बेंचमार्क्स 2.25% का दबाव। आज सुबह के फ्यूचर्स और प्रेशर के साथ कामकाज कर रहे हैं, आधे से 3/4% के दबाव के साथ। तो चेयरमैन साहब की कमेंट्री और वो डॉट प्लॉट और क्या आगे का आउटलुक, ये सब इंपॉर्टेंट। इस पे बस जा रहा हूं, नीरज जी बगल में बैठे हैं, उनसे बातचीत। फिर इस इंपॉर्टेंट दिन जब वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी, फेड के मीट के आउटकम पे रिएक्शन, बाकी सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस पे नजर, तो फिर इस सेशन को कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी बैंक को लेकर व्यू क्या बन रहा है। अमित सेठ साहब कोलकाता से जुड़ते हुए हमारी रोज मदद कर रहे हैं। आज भी सुबह सुबह रेडी आपके लिए। और हर्षदा बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। ये सूरज में बैठ के काम करा तो कोई दिक्कत नहीं, चांद में बैठ के काम करा तो दिक्कत होगी। तो ये नहीं, सूरज और चांद में एक साथ नहीं बैठने का। या तो सूरज है या चांद है। तो ये सब इश्यूज जो हेडलाइन में आए, हर्षदा से समझेंगे स्टॉक्स इन न्यूज। लेकिन मूड कैसा है भाई? ये क्या हुआ, ये पहले तो समझाओ। 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, जिसकी हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। मोस्ट प्रोबेबल है कि ऐसा ही होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम और बढ़ाएंगे, 2 बार कम से कम और बढ़ेगा इसी साल बाय दिसंबर। तो जो आपको याद होगा रेंज की हम लोग बात कर रहे थे ना, वो रेंज चवन्नी बढ़ा दी उन्होंने। अब वो 4% से ऊपर जा रही है रेंज। सिर्फ उस बात से बाजार को डर है क्या? ये तो सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3.5 से 4 की रेंज दिसंबर तक होगी। उसमें उन्होंने 0.25% का इंक्रीज किया कि हम 4.25 तक उसको ले जा सकते हैं। एक जो शॉकर था, जो नई चीज जिसको कमेंट्री सुनेंगे क्या कहने वाले, कमेंट्री किया है। तो फैक्चुअल कमेंट्री में था कि 0.25% की रेंज उन्होंने बढ़ाई,
लेकिन जो बात उन्होंने रखी, जो उनका टोन टोनर था वो बहुत ही हार्श था। वो पॉल वॉलकर जो 1977-78 के आसपास फेड चेयर थे, उनका भूत उनके अंदर आ गया था और उन्होंने एकदम कहा कि हमको इन्फ्लेशन किल करना है किसी भी हालत में। इसमें 50% पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है। वहाँ इलेक्शन, ये बात ध्यान रखना चाहिए, नवंबर दिसंबर में आने, हाँ, सीनेट के इलेक्शंस होने। सो उसकी वजह से एक दबाव था कि इन्फ्लेशन किसी भी तरीके से नीचे लेके आइए, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन बड़ा इशू बनता है। तो उन्होंने अपनी रेंज, इतनी हार्श कमेंट्री, अगर इतनी हार्श कमेंट्री थी तो फिर और आधा आपको करना चाहिए था ना, फिर 1% बढ़ा देते आप, नहीं बढ़ाया 1%। ये अंडरलाइन समझनी चाहिए लोगों को। तो इस पूरे प्रक्रिया में उन्होंने ये कहा, एक साफ मैसेज देने की कोशिश की कि जो डिमांड हाउसिंग में भी नहीं गिर रही है, जो डिमांड अभी कंजम्पशन में नहीं गिर रही है, उसको मैं किल करूँगा, भले ही उसके लिए मुझे रिसेशन होना पड़े या कुछ भी होना पड़े, जैसा कि मैंडेट है उनका। तो पहली बार फेड ने ये कोशिश की है कि अब मैं कंट्रोल ले रहा हूँ, जिसको जो समझ में आए वैसे अपना इंटरप्रिटेशन करें। तो बाजार में आप ध्यान दीजिए कि जब फेड की बैठक शुरू होने से पहले डाउ 200 पॉइंट ऊपर था, फिर जैसे ही फेड की शुरुआत हुई वो 200 पॉइंट नीचे आया, फिर जब वो सब डाइजेस्ट हो गया तो थोड़ा सा रिकवरी हुई, लेकिन जब कमेंट्री उन्होंने शुरू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, तो फिर गिरा और 500 पॉइंट फाइनली गिर के बंद हुआ। इसका लैग इफेक्ट अगले 3-6 महीने में होगा, जब अलग अलग बिजनेसेस पे आपको नरमी दिखेगी, लेकिन ओवरऑल पिक्चर नरम हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे लगता है कि बाजार इस कमेंट्री को सुन के थोड़ा सा डरा हुआ है और भारतीय बाजार गैप डाउन के बाद रिकवर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा देखिएगा, केवल आईटी ऐसा सेक्टर है जहां पे थोड़ा प्रेशर रहेगा। और सारा चार्ट करो तो सब प्रीवियस लोस पे आके बैठ गए हैं। बड़े इंटरेस्टिंग मेक और ब्रेक लेवल पे सारे आईटी दिग्गज, के सारे आईटी स्टॉक ज्यादा। देखिए, एक दूसरा कंसर्न है जिसकी जिक्र हम लोग डिटेल में 8 बजे करेंगे, वो रशिया वाला है। वो एक डिफरेंट टाइप की चीज है जो अगले 10 दिन के अंदर अनफोल्ड होगी। अगर वहां से थोड़ी सी बुरी खबरें आती तो फिर ये फेड आप भूल जाएंगे, फिर आप उधर की बात करने लगेंगे। लेकिन आपको गुस्सा बहुत आ रहा है अभी, बहुत गुस्से में है। और मोदी जी कुछ कह दिए क्या यहाँ पे? मोदी तो समझा के आए थे कि भाई थोड़ा शांत रहो। गुस्से में समझा दिए थोड़ा सा? नहीं, प्यार से समझाया था, लेकिन प्यार की भाषा आजकल समझ में कहाँ आती है। इतना आगे बढ़ गए कि पीछे नहीं आना चाहते। इज्जत का सवाल है। अब तो इज्जत का सवाल, और उनको चिढ़ भी हो रही है। पूरा वेस्ट जो अलाइन हो गया ना बिना बात के, अब ठीक है। और मुझे तो मजा ये आ रहा है कि जिसने शुरू करा यूएस ने भड़काना, वो अपना मस्त, उसकी इकोनॉमी चल रही, कंट्रोल में नहीं आ रही, और पूरे यूरोप की लग गई जो साथ खड़ा हुआ था। पूरे यूरोप की लग गई और जेलेंस्की साहब तो नॉन प्लेयर हो गए, उनकी कोई सुनता ही नहीं है। कल वो यूएन में फिर पहुंच गए, फिर उन्होंने वो भाषण, खैर इन सब पे अपन आगे आएंगे। ये अभी तो फेड को डाइजेस्ट करना था वाकई, लेकिन कुछ हद तक हिंट कल हमने 8 बजे की चर्चा में दे दिया था यूक्रेन क्राइसिस को लेकर। ये 8 बजे बाकी, थोड़ा बहुत जब निपट जाएगा ये फेड की चर्चा डिटेल में, उसके बाद तो उसके बाद यूक्रेन पे उतरेंगे। प्रोड्यूसर साहब कुछ बढ़िया यूक्रेन के विजुअल्स रेडी रखिएगा 8 बजे, तो उस पे उतरेंगे। अब पहले समझ लिया जाए कि अब मार्केट्स को अप्रोच कैसे करना है। भैया नर्वसनेस तो रहनी चाहिए थी, कल भी आई थोड़ी सी। कल निफ्टी 0.5% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा था, पर हमारे एक्सेसेस भी ज्यादा थे, तो कुछ हद तक हम थोड़ी सी पोजिशनिंग हो रही थी, थोड़े से एक्सेसेस वाइप आउट हो रहे थे एक बड़े इवेंट से पहले। पर अमित सेठ साहब, 125 अंक नीचे जब खुलेगा तो अभी भी वो रेजिलियंस की थ्योरी चल रही है क्या? अभी भी टेक्सचर गिरावट में खरीदारी करने का है क्या? आप खरीदोगे क्या 100-150 पॉइंट नीचे निफ्टी को आज खुलने के बाद? और एल्स क्या देखोगे आप खरीदने के लिए? जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। आशीष जी, जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि कल की फेड की न्यूज का जो रिएक्शन है, एसजीएक्स निफ्टी लगभग गैप डाउन कर रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि निफ्टी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी वीक है, बिकॉज इस गैप डाउन में टेक्निकली क्या हो रहा है कि हम अपना 20 डेमा ब्रेक कर रहे हैं। हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया निफ्टी में आता है लगभग 17,500 के आसपास। वहां पे 56 लाख ऑलमोस्ट कॉल राइटर का बेस भी है। तो मेरी वैसे तो प्रेफरेंस बैंक निफ्टी रहेगी, लेकिन अगर किसी ने एसजीएक्स, किसी ने अगर निफ्टी में अपनी बाई की रणनीति बनानी है तो ये ख्याल रखें कि 17,500 गिव और टेक ±20 पॉइंट्स हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, बोथ इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल्स एंड इन टर्म्स ऑफ ओआई डेटा। तो ये सपोर्ट को ड्यूरिंग द डे जरूर ख्याल रखें। अगर किसी ने बाय ऑन डिप करना है तो 17,500 हमारा की लेवल रहेगा। ये वायलेट होता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट लगभग 17,350 के आसपास आता है, जो कि हमारा 50 डेमा है।
लेकिन अगर बाय ऑन निफ्टी की आप मेरे से पूछे कि आप किस में रणनीति बनाएंगे, तो मेरा प्रेफर्ड चॉइस आज भी बैंक निफ्टी रहेगा। बैंक निफ्टी इज टेक्निकली मोर स्ट्रॉन्ग देन निफ्टी। इस पूरे वॉलेटिलिटी में जो पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं, एक बार भी बैंक निफ्टी ने अपना 10 डेमा वायलेट नहीं किया है। गैप डाउन में लगभग 10 डेमा हमारा आता है 40,800 के आसपास और 20 डेमा आता है 40,200 के आसपास। तो टेक्निकली मुझे ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर लग रहा है। इस गैप डाउन में जब तक हमारा 20 डेमा जो कि लगभग 40,200 के आसपास है, ये वॉयलेट नहीं होता, तो मैं बाय ऑन डिप की रणनीति ज्यादा, मेरा बायस बैंक निफ्टी की तरफ रहेगा। वहां पे मैं जरूर चांस लूंगा इस डिप का और कोशिश करूंगा कि वहां पे एक पोजीशन बनाई जाए। हाँ, तो एक बार फिर से 41,200 पे कल निफ्टी बैंक की क्लोज, आपका कंफर्ट किन जोन्स पे आ जाएगा और ऑन द वे डाउन क्या वायलेट नहीं होना चाहिए बैंक निफ्टी में? जी आशीष जी, 40,200 हमारा 20 डेमा है, उसके नीचे 40,000 का पुट राइटर का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। 400 जैसे 1% में भी 400 पॉइंट का रेंज हो जाता है, तो लगभग 40,800 के आसपास हमारा 10 डेमा आ रहा है। तो एनीथिंग बिटवीन ये दो मूविंग एवरेजेस के बीच में अगर हमें कोई सपोर्ट मिलता है बिटवीन 10 एंड 20, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा एरिया होगा टू गो लॉन्ग। और हम अपना इनिशियल स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 40,200 के लेवल पे। बिल्कुल ठीक, बढ़िया। तो 17,500 निफ्टी के लिए अहम, इन केस वो वायलेट होता है, एसजीएक्स निफ्टी अभी तो नहीं कह रहा वो वायलेट होता है, इन केस होता है तो 350 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनेगा बाजार के लिए। लेकिन गिरावट में अगर तेजी करनी है, और मन तो खैर सबका यही कर रहा है, बेचने का तो मन हुआ नहीं, गिरावट में खरीदारी करने की बात भी सेठ साहब कर रहे हैं, तो पसंद क्या आ रहा है वो है निफ्टी बैंक, वो पॉकेट जिसकी बार बार चर्चा हो रही थी कि टेक्निकली ज्यादा स्ट्रांग है, इसने अपने 10 डीएमए को वायलेट नहीं करा है। कहां खरीदना है? शायद इस गिरावट में आपको 10 डीएमए 20 डीएमए के बीच में मिलता हुआ नजर आए, कोई 40,800 या उसके नीचे सर के, तो 20 डीएमए जो खड़ा है 40,200 का, वो मेरे स्टॉप लॉस लेवल्स होंगे गिरावट में, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड डाउनफॉल में खरीदारी करने के मौके निफ्टी बैंक में ढूंढेंगे। ये देखिए टेक्सचर तो अभी भी दमखम बना हुआ है, काय का फेड 75 बेसिस पॉइंट्स की तीसरी आएगी, लेकिन यहां पे खरीदारी करने का कॉल जस का तस, शायद अच्छे मौके एंट्री पॉइंट्स आपको निफ्टी बैंक आज देता हुआ नजर आए। अमित जी आता हूं एक आध स्टॉक आइडिया के लिए, लेकिन पहले स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। तो शुरुआत आज टेक मेजर विप्रो के साथ करेंगे, जहां पर 300 कर्मचारियों को दरअसल मून लाइटिंग के लिए निकाल दिया है नौकरी से। मून लाइटिंग बेसिकली यही होता है कि जब आप एक नौकरी में होते हैं, किसी दूसरे कंपनी के प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना शुरू करते हैं, तो वहां से भी इनकम आती है, जो विदेशों में अलाउड है कुछ कंपनियों की तरफ से, लेकिन भारतीय आईटी कंपनियां इसके बिल्कुल फेवर में नहीं है। और विप्रो ने इनफैक्ट इसकी आलोचना पहले भी की थी, उनको लगा था कि इस तरह के इंस्टेंसेस उभर कर आए हैं स्पेशली पोस्ट कोविड, और 300 लोगों को, कर्मचारियों को निकाला है दरअसल इसी मुद्दे को लेकर। उनको लगा कि ये तमाम कर्मचारी दूसरे कंपनियों के साथ और कंपटीशन के साथ दरअसल काम कर रहे थे, और क्लियरली ये कुछ उनके नॉर्म्स का उल्लंघन है। तो ये बात हुई विप्रो की। अब देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। पीबी फिनटेक के लिए एक डेवलपमेंट निकल कर आई है। कंपनी 650 करोड़ पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स, इन्हीं की सब्सिडरी है, उसी में इन्वेस्ट करती हुई दिखाई देगी। ये 250 करोड़ पैसा बाजार की मार्केटिंग एंड कंसल्टिंग में करते हुए दिखाई देंगे। ये भी एक होल्डली ओन्ड सब्सिडरी है। दरअसल अपने बिजनेसेस में थोड़ा सा और ऊर्जा डालने के लिए निवेश कर रही है कंपनी। अशोका बिल्डकॉन के हाथ साउथ वेस्टर्न रेलवे से ऑर्डर मिला है करीब 258 करोड़ का, तो वो फिलहाल एलओएन के हाथ लग गया है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखें। स्पाइस जेट, जो कल हम आपको अपडेट दे रहे थे कि 80 पायलट्स को इन्होंने लीव विदाउट पेपर भेजा है अगले 3 महीनों के लिए। उसके बाद अब डीजीसीए की तरफ से एक्शन आता हुआ, डीजीसीए ने कह दिया है कि अक्टूबर 29 तक, दरअसल ये पीक पीरियड रहेगा ट्रैवल का भारत में, इस दौरान कंपनी सिर्फ 50% कैपेसिटी पर ही काम करेगी। तो ये इनफैक्ट एक बहुत कड़ा स्टांस डीजीसीए लेता हुआ स्पाइस जेट के खिलाफ स्टॉक पर प्रेशर आना तय है। दूसरी तरफ आप ध्यान देंगे डोडला डेयरी के लिए डेवलपमेंट ये निकल कर आ रहा है। यहाँ पर कुछ ओपन मार्केट ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिसमें भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने करीब 20 लाख शेयर अक्वायर किए, दैट्स नियरली 3.4% ऑफ इक्विटी। ये एवरेज प्राइस सौदे का 525 रुपए प्रति शेयर के आसपास हुआ था। यहाँ पर टीपीजी ने दरअसल कुछ हिस्सा बेचा है। 58 लाख शेयर थे, उसमें से इन्होंने 18 लाख शेयर बेचे हैं। अभी भी टीपीजी का कुछ स्टेक है कंपनी में, लेकिन ये भी एक बड़ा ट्रांजैक्शन जिस पर आज मार्केट की नजरें रहेंगी।
रखिए इन कंपनीज को रडार पे। और सेठ साहब, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक आज का प्रेफर्ड स्टॉक आइडिया? जी आशीष जी, आज का प्रेफर्ड स्टॉक आइडिया आईटीसी रहेगा। कल के सत्र में भी हमने देखा कि इसमें अच्छे खासे लॉन्ग्स ऐड हो रहे थे, कॉल्स की अनवाइंडिंग हो रही थी। तो अगर कोई डिप आता है तो इसमें जरूर पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक सेक्युलर स्टोरी है इसमें। चार्ट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। 341 का इसका प्राइस है, लगभग 336 का स्टॉप लॉस रखूंगा, 351 के टारगेट्स रहेंगे आईटीसी में। गिरावट में आईटीसी खरीदे, स्टॉक की बात हो रही है। सेठ साहब, सेक्युलर स्टोरी मतलब ये ऐसे चलते चला जाएगा क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब टेक्निकली चार्ट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वीकली मंथली अगर इसके सारे चार्ट्स देखें, रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करें, तो कोई भी टाइम फ्रेम में वीकनेस नहीं नजर आ रही है। इनफैक्ट चार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि अभी तक देख के लगता है कि हर डिप पे इसको बाय करना चाहिए। हर डिप, अगर आज गिरावट में दबाव नजर आता है तो आईटीसी में फिर से मौके होंगे एक्यूमुलेट करने के। 352 के टारगेट्स यहां पर। सेठ साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और आज का इवेंट्स कैलेंडर अब बताता हूं। कुछ हिंट तो दे दिए हैं, शुरू में ही बात हो गई थी कि आज ऑप्शंस की एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन हम लोग सबसे पहले फेड के आउटकम पे रिएक्ट कर रहे होंगे। हम फेड की चर्चा बहुत कर चुके हैं। दो और सेंट्रल बैंक्स और इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस अवेटेड। बैंक ऑफ जापान का आज इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना है। 31 साल के हाईस पे वहां का इन्फ्लेशन भी, अभी एक दो दिन पहले ही हम लोग इन्फ्लेशन के आंकड़े पढ़ के आपको स्क्रीन पे बता रहे थे। हालांकि अभी भी कहा जा रहा है बैंक ऑफ जापान अपना स्टेटस को मेंटेन करेगा, अपनी लूज पॉलिसी कंटिन्यू करेगा, पर कमेंट्री शायद गड़बड़ाने वाली है। तो रखिए बैंक ऑफ जापान का आउटकम रडार पे। बैंक ऑफ इंग्लैंड, पिछले हफ्ते की बैठक टल गई थी, इस हफ्ते अब आज होनी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड शायद एक तगड़ा रेट हाइक लेकर आने की तैयारी कर सकता है। 50 से स्ट्रीट 75 की तरफ मूव कर रही है। जैसे पोल हम लोग फेड की बात करते हैं, वैसी बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात है। शायद 75 बेसिस पॉइंट्स का एक तगड़ा रेट हाइक आएगा। और उसके लिए तो ना सिर्फ इन्फ्लेशन चिंता है, उसके लिए जो ब्रिटिश एसेट्स का पर कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है ना, उसको भी रिस्टोर करने की जरूरत है। तो ये सेंट्रल बैंक एक्शंस अवेटेड। यूएस का जॉबलेस क्लेम्स, ईसीबी का इकोनॉमिक बुलेटिन, वो बताएंगे सारी अर्थव्यवस्थाओं का हाल। तो पता चलेगा ईसीबी दरअसल किस तरफ ले जा रहा है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर। जापान का आज कोर सीपीआई, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, ये 3 नाम क्यों लिए? रडार पे रहते नहीं, लेकिन ये सारे सेंट्रल बैंक्स आज अपनी अपनी पॉलिसीज अनवेल करेंगे। सब तरफ ब्याज दरें बढ़ने की तैयारी हो रही है। बाकी नहीं है। आप गवर्नमेंट का दरअसल आज फ्लोर टेस्ट होना था, वो तो टल गया कल रात में तो उस पर नहीं जा रहा हूं। ये सब इवेंट्स रखिएगा रडार पे। जाते आते एसजीएक्स निफ्टी 125 पॉइंट के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस, लेकिन शायद 17,500 के आसपास संभलता हुआ नजर आए। शायद ज्यादा डाउनसाइड ना हो, लेकिन निफ्टी बैंक वो पॉकेट है दरअसल कमजोर हुई, किसी भी रीजन से अपने 4800 के 10 डीएमए के नीचे स्लिप होगी, तो वो दरअसल एक्यूमुलेट करने के मौके होंगे। 4200 के स्टॉप के साथ निफ्टी बैंक लॉन्ग किया जा सकता है आज की कमजोरी में। यह अमित सेठ साहब का व्यू। स्टॉक आईटीसी तेजी का मान, गिरावट में एक्यूमुलेट करिए। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।